नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं। कमेंट्स तो इतने ज़्यादा नहीं आए क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैल रही है, लोग समझ रहे हैं उन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन एक कमेंट है जो प्रताप आरटीए एक्टिविस्ट, जिन्होंने एक बात कही है अपने कमेंट में कि ये आरटीआई के लिए 30 दिन, फिर अपील के लिए 45 दिन, तो ये एसआईसी में सालों साल क्यों लग जाते हैं। इसमें बदलाव लाना चाहिए। यदि जन आंदोलन में आरटीआई एक्ट बन सकता है तो इसमें बदलाव भी आ सकता है। तो ये चीज़ सही बात कहा उन्होंने, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये चीज़ लाने के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके लिए बहुत प्रॉपर आंदोलन होने चाहिए, और आंदोलन वो एक दिन के आंदोलन से कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। आप ये देख रहे हैं कि देश में तानाशाही सरकार है, ये अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि इनके कार्यकाल में हर अधिकारों का हनन किया गया है। चाहे जो भी कानून हो, वो कानून कोई मानता नहीं, और आरटीआई एक्ट को, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को तो एकदम से नेस्तनाबूद करके रखा हुआ है। मतलब ये है कि कहीं न कहीं इससे लिंक कहीं ऊपर तक जुड़ा हुआ है कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचे ही नहीं। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो एपिसोड है वो सेक्शन 12-13 तक पहुँचा है। उसके आगे भी हम लेके जाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में पहले चीज़ सुन लीजिए कि ये जो 30 दिन आरटीआई एप्लीकेशन, जो सूचना का अर्ज है, आवेदन, वो 30 दिन अधिकारी को नहीं दिए गए। आप ये पहले ध्यान रख लीजिए, दोनों ने क्या कहा है उसको समझिए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि कोई भी सूचना का आवेदन जो आप करोगे तो जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के भीतर वो सूचना को उपलब्ध कराना है, यानी आवेदक को सूचना तक पहुंचाना है कि भाई ये आपकी सूचना है, आप पैसे भरिए और लेके जाइए। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि अधिकारी 30 दिन में, जब 28 दिन और 29 दिन होंगे, तब आपको एक लेटर भेजते हैं कि भाई आपके इतने पैसे भर के आप लेके जाइए, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अवहेलना है। अब अवहेलना कैसा है? सूचना का अधिकार अधिनियम सेक्शन 72 धारा 7 उपधारा 2 क्या कहती है कि 30 दिनों में सूचना उपलब्ध करानी है। उनको एप्लीकेशंस नहीं, उनको जो लेटर्स नहीं देना है। ये लेटर्स देने के बाद उसमें जो पैसे भरने की अवधि है, उस चीज को 3 दिनों में नहीं जोड़ी जाएगी। उन दिनों को 30 दिनों में नहीं जोड़ी जाएगी। मतलब समझिए, मुझे 10 तारीख को एप्लीकेशन मिला है और 10 तारीख से हम 20 तारीख को मैं पैसे भरता हूं, तो बीच का जो 10 दिन का गैप है वो 30 दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं, वो समय स्पेंड किया है वो आवेदक ने किया है, मैंने किया है, तो वो अधिकारी पे लागू नहीं होता है। इस चीज़ को आप समझिए। लेकिन अधिकारी को चाहे किसी बात के भी होते हुए कोई भी कारण हो, 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना है। 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना है। इस चीज को समझिए।
अब यहाँ पे हर अधिकारी एक ही चीज़ समझ के बैठा है कि भाई मुझे मेरे पास 30 दिन दिए गए। अधिकारियों के पास 30 दिन नहीं दिए गए सर, 30 दिन आवेदक को दिए गए कि भाई अगर कोई भी जन सूचना अधिकारी 30 दिनों तक आपको सूचना नहीं देता है तो 30 दिनों के बाद आप अपील फाइल करने का आपका अधिकार है। ये चीज़ को समझिए। अब ये बात हो गई आपकी एप्लीकेशंस की कि 30 दिन किसको दिए गए, आवेदक को दिए गए, जन सूचना अधिकारी को नहीं। जन सूचना अधिकारी चाहे तो 48 घंटे में, वो तो देखिए लाइफ और लिबर्टी का तो एक मसला है कि उसमें 48 घंटे में देना ही देना है, मैंडेटरी है, वो जीवन और आज़ादी का मतलब है। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी चाहे तो उनको जो भी सूचना है उनको मिलने के बाद 2 दिनों के भीतर भी दे सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ से बात आती है अपील की। अब अपील के अंदर जो टाइमिंग दिया गया है, तो टाइमिंग दोस्तों, अपील फर्स्ट अपील से सेकेंड अपील जाने के लिए आपको 90 डेज का टाइम है, 45 डेज का नहीं। अब बात समझिए, आपको वहाँ ये नहीं कहा गया कि 45 डेज। 45 डेज तो अपील अथॉरिटी को दिया गया है, चाहे वो फर्स्ट अपील हो चाहे सेकेंड अपील हो। अपील अथॉरिटी को 45 दिनों का समय दिया गया है कि 45 दिनों में आपका जो भी अपील है उसको कंसीडर करिए। और उसके अंदर जो सेक्शन 19(3) कहता है, अगर थर्ड पार्टी का कोई भी मसला वहाँ पे आता है तो उस पर व्यक्ति को भी उस अपील में बुलाया जाए। अगर आयोग को ये लगे कि भाई नहीं उनको बुलाना है तो उनको बुला भी सकते हैं कि भाई ये सूचना मांग रहा है, आप इन्हें क्यों नहीं देना चाहते, कारण बताइए, आप मना क्यों कर रहे हैं। मनाही का भी रीजन होता है, उस सूचना से ओपन होने के बाद क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है किसी भी पर व्यक्ति के ऊपर, उस चीज को आयोग सोचेगा। और उसके बाद उनके द्वारा जो सूचनाएं हैं उसमें कुछ सूचनाएं ऐसी है जिसका पृथक्करण किया जाएगा, अलगाव किया जाएगा, सेपरेशन। और जो सूचना गोपनीय नहीं है वो सूचना देने का आदेश होगा। तो ये चीज है। अपील अथॉरिटी को 45 डेज है, चाहे फर्स्ट अपीलेट हो चाहे सेकेंड अपीलेट हो, लेकिन अपीलकार को 90 दिनों का समय दिया गया है कि फर्स्ट अपील में 90 दिनों के भीतर आपको अपील फाइल करना है। 90 दिनों के बाद अगर आप अपील फाइल करते हो तो आपको डिले ऑफ कंडोनेशन यानी देरी का कारण, देरी करने होने का कारण उसमें लगाना पड़ेगा, जिससे आयोग इस चीज़ पे विचार करेगा कि आपने जो कारण दिया है उसमें तथ्य है, सच्चाई है और अपील को मान्य की जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए आप। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे सर हमने अपील किया था रिजेक्ट कर दिया। सर हर चीज़ समय सीमा से बंधी हुई है आरटीआई एक्ट में, उस समय सीमा के भीतर करना है। अगर उससे आप परे हो गए तो आपको उसके अंदर भी कारण बताना पड़ेगा कि आपके देरी होने का कारण क्या। अब जैसे मैं आउट ऑफ मुंबई निकल गया, मैं मुंबई में हूँ ही नहीं, तो मैं अपील कैसे फाइल कर सकता हूँ। तो मुझे वो कारण देना पड़ेगा कि सर ये डेट से लेके ये डेट तक मैं मुंबई के बाहर था, ये उसकी टिकट्स है, और मुंबई में आने के बाद मैंने अपील फाइल किया, तो मेरी जो भी देरी हुई है मेरी मजबूरी, मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उसको एक्सेप्ट कीजिए और मेरी अपील को अलाउ कीजिए। तो ये चीज़ होती है, उसके अंदर कारण है जिसको डिले ऑफ कंडोनेशन बोला जाता है, और ये चीज़ आपको करना पड़ता है। अब रह गया सेकेंड अपील में, जो कमीशन को 45 दिनों में अपील का निपटारा करने की बात। तो अपील का निपटारा करने का प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपने कहा कि इनके ऊपर लागू किया जाए, तो सर आरटीआई में लागू है, आरटीआई में ऑलरेडी दिया है इनके पास 45 दिन। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, इतने बड़े पॉपुलेशन के बीच में 10 कमिश्नर्स हैं। अब उनके ऊपर
अधिक भार पड़ रहा है, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस, इतनी अपील फाइल हो रही है कि वो रोज अगर 200 अपील का भी निपटारा करे तो भी 45 दिन में नहीं हो पा रहा है। इसका उपाय वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। इसका उपाय है कि सेकेंड अपील अथॉरिटी को जो है वो आयोग से हटा के जिस डिपार्टमेंट का मसला है उस डिपार्टमेंट के हेड अधिकारी, उच्च अधिकारी को सौंपा जाए, जिसमें क्या होगा, अपीलों का बंटवारा हो जाएगा। अब यहाँ पे जितनी डिपार्टमेंट है, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है डिपार्टमेंट का आप जोड़े तो सैकड़ों डिपार्टमेंट हो जाएंगे। उन सब की अपील ये 10 अपील अथॉरिटी के पास जमा हो रही है। अब एक साथ में इतना बर्डन अगर किसी के सर पे डाल दोगे तो भाई वो चीज़ को समय निकलेगा, धीरे धीरे होगा। इसके अंदर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 19(3) के अंदर में जो भी सेकेंड अपील होगी वो अपील ये डिमांड कीजिए भारत सरकार से कि भाई ये जो 19(1)(3) के अंदर अपील, सेकेंड अपील दी गई है, उसके अंदर आयोग के अंदर जो कमिश्नर्स बैठे हैं उनके यहाँ से भार हटा के जो डिपार्टमेंट का मसला है उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी को ही अपील अथॉरिटी बना दीजिए। जैसे कि एसआरए का है, एसआरए का मसला है तो एसआरए के मसले में सेक्रेटरी एसआरए या सीयू एसआरए को सेकेंड अपील अथॉरिटी बनाइए। बीएमसी का मसला है तो बीएमसी के कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो भी है उनको बनाइए। उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में सेकेंड अपील अथॉरिटी कमिश्नर या एडिशनल या जॉइंट सीपी को बनाइए। इसमें दो बातें होगी। पहली बात ये होगी कि डिपार्टमेंट के अंदर में उनके उच्च अधिकारियों तक ये बात जाएगी कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि कोई आदमी अगर आरटीआई डालेगा तो उस आरटीआई के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये है कि शायद आपकी कोई भी कंप्लेंट पे, शिकायत पे डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है या आपको डिपार्टमेंट न्याय नहीं दे रहा है, तब उस विषय में आरटीआई जाएगी। और अपील में ये चीज़ बताने को मिलता है हमें कि भाई मैं आरटीआई क्यों मांग रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है और ये आरटीआई से जनहित में क्या फ़ायदा है, ये अपील में आपको मेंशन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, लेकिन वो जरूरी इसलिए होता है कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि भाई ये जो आरटीआई से मुझे जो सूचना मिलने वाली है इससे मेरा भला नहीं है, ये आम जनमानस का भला होगा, तो वो पब्लिक एट लार्ज हो जाती है और उसको देना अनिवार्य होता है। तो इस चीज़ को समझिए आप। और एक तो बात हुई कि जो नीचे डिपार्टमेंट जो अधिकारी बैठे हैं उनको पता है सेकेंड अपील हमारे हायर के पास जाएगी तो थोड़ा सा वो अलर्ट होंगे, आरटीआई में अलर्ट होंगे और अपनी जो भी कर्तव्य का निर्वहन जो भी है वो ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा लापरवाही कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, ये अधिकारियों को पूरी तरह पता है कि भैया फर्स्ट अपील तो मेरा ही सर अधिकारी है, तो फर्स्ट अपील करने दीजिए। फर्स्ट अपील करते हैं तो वहाँ पे तो हमारे अधिकारी बैठे हैं, तो हम ही ऑर्डर देंगे, और मुझे ऑर्डर दे भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे खिलाफ भी दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट अपील तो कोई पेनल्टी लगा नहीं सकते। वो फर्स्ट अपील अथॉरिटी को एसआईसी ने बार बार कहा है कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य में आरटीआई में लापरवाही करता है तो आप रिकमेंड करिए एसआईसी को कि भाई ये अधिकारी बराबर नहीं कर रहा, आरटीआई में लोगों को परेशानी हो रही है, तो एसआईसी उसको दंडित करेगा। लेकिन फर्स्ट अपील अथॉरिटी में मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने किसी भी अधिकारी की वहाँ पे शिकायत की है आयोग के पास। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं अगर इसको डिवाइड कर दें तो मान लीजिए 1 महीने में लाख अपील आ रही है, 1 महीने में लाख अपील आ रही है, और 100% की इतनी अपील तो आती होगी,
कि जनसंख्या के हिसाब से तो भाई उतनी अपील जाएगी। और अगर मान लीजिए लाख अपील आ जाती है और लाख अपील अगर उसका बंटवारा हो जाता है हर विभाग में 100 से, तो प्रत्येक के भाग में कितनी जाएगी? 10,000। तो इस चीज़ को समझिए, जैसे जैसे अपील गिरेगी 2 महीने 3 महीने में उसका निपटारा होते जाएगा। और आयोग को सिर्फ 18(1) की शक्तियां दीजिए, कंप्लेंट, जिसके अंदर जो भी सेकेंड अपील अथॉरिटी ने भी गलत ऑर्डर पास किया है तो आयोग की शक्तियां रहेगी कि उस ऑर्डर के विरुद्ध भी कार्रवाई करें। तो ये जो चीजें हैं इस चीज को समझिए आप। और अगर मांग करना है तो ये मांग कीजिए कि जो सेकेंड अपीलेट का भार है वो आयोग से हटा के डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी को दिया जाए। अपने आप देखिए अधिकारी सुधर जाएंगे, क्योंकि आज को पता है कि ये सेकेंड अपील करेंगे, जब तक ये करेंगे मैं डिपार्टमेंट से चला जाऊंगा, कहाँ रहूंगा इनको पता ही नहीं। तो करने दीजिए, ढूंढते रहेंगे मुझे। प्रॉब्लम क्या होता है, एक अधिकारी तो अपनी मनमानी करके चला जाता है, लेकिन उस जगह दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा अधिकारी आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता, पेनल्टी उसे लग जाती है। तकलीफ इस बात का है, तकलीफ इस बात का है। और सरकार को उसको समझना चाहिए, केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, राज्य सरकार को भी समझना चाहिए कि इस चीज़ में फेरबदल करना बहुत जरूरी है। कि कहीं एक अधिकारी जो अभी नए नए आया है और अचानक में अपील आ गई, उस अधिकारी को जाना पड़ा, वो वहाँ बोल भी रहा है कि सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन पेनल्टी तो उसी लगेगी ना, क्योंकि वो पोस्ट उसी का है, उसी पोस्ट पे वो आया है। यहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है, यहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है। और यदि जो व्यक्ति जिस अधिकारी ने किया है उस अधिकारी को अगर पेनल्टी मारती है तो उस अधिकारी को उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार है कि भैया मुझे तो कोई इंटीमेशन नहीं दिया, बताया नहीं, क्योंकि पेनल्टी मारने के पहले भी एक अपॉर्चुनिटी राज्य जन सूचना अधिकारी को दी जाती है कि भाई आप बताइए कि मैं आपको पेनल्टी क्यों नहीं मारूं, क्योंकि उनका भी अधिकार है, अधिकार सबको दिया गया है। यह अलग बात है कि वो अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अधिकार है तो वो जो अधिकारी है वो चैलेंज कर सकता है कि भैया मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, नहीं तो मैं मेरा डिफेंस नहीं लिया गया, तो इसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसीलिए अपील का जो समय निर्धारित किया गया वो बराबर है, लेकिन ये अधिकतम बोझा लेने की वजह से होने की वजह से आयोग मजबूर है, वो मजबूर है कि हम कितनी अपील निपटाएं। उसमें 2 रास्ते हैं, या तो आयोग को बढ़ाया जाए या तो फिर इसका अपीलों का डिवाइड किया जाए, अपीलों को डिवाइड कर दिया जाए कि भाई ये अपील किसके पास जाएगी। और मेरे हिसाब से तो ये अच्छा होगा कि जो डिपार्टमेंट उसके उच्चाधिकारी को ही सेकेंड अपील का पावर दिया जाए, कि तब देखिए आरटीआई का मजा। ये 100% है कि उस समय जन सूचना अधिकारी आरटीआई में लापरवाही करना बंद कर दे। तो दोस्तों ये चीज आरटीआई की बताए जो प्रताप आरटीआई एक्टिविस्ट जी ने कहा था उसके विषय में है। और मैं अनुरोध करूंगा कि हर आरटीआई एक्टिविस्ट जो भी है वो सरकार से निवेदन करे कि भैया इसमें बदलाव लाए, या तो आयोग की में कमिश्नर की संख्या बढ़ाई जाए कि क्या कारण है कि अपील फाइल एक साल 1.5 साल के बाद अपील आती है, हियरिंग आती है, और उसका फायदा ये अधिकारी उठा रहे हैं, और एक आरटीआई एक्टिविस्ट का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये चीज़ को समझा जा रहा है, सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं। आप पता है आरटीआई एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं? आज आरटीआई एक्टिविस्ट वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। जैसे मीडिया को कहा गया है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, गलत है वो। चौथा स्तंभ एक्चुअली आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो सरकार के अंदर अधिकारियों की
जो लापरवाही है उसको उजागर कर रहे हैं, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। ये जनहित में लागू होता है। ये जो मीडिया कर रही है वो जनहित में नहीं है। ये जो मीडिया कर रही है वो जनहित में नहीं है। मीडिया तो वो भी दिखा देती जो नहीं दिखाना चाहिए, वो भी दिखा देती है जो नहीं दिखाना चाहिए, जिसके बारे में तो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट ने बार बार शिकायत की है इस चीज़ की कि इनकी वजह से हमारे फौजियों के लिए, फौजियों की जान पे बन जाती है। तो मीडिया का वहाँ पे दोष है। ये चौथा स्तंभ नहीं है, चौथा स्तंभ आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो चाहते हैं देश में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का नाम नहीं रहे, लोगों को न्याय मिले। वो है आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब अधिकारी कहते हैं भैया सूचना का अधिकार में सिर्फ सूचना देना, मैं सूचना दूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट ये नहीं कहता कि भैया सूचना देना ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 का 5 ये भी बोलता है कि अगर वहाँ पे लापरवाही और करप्शन, भ्रष्टाचार है तो उसके ऊपर भी नियंत्रण करना सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 में आता है। ये सीआईसी ने कई बार ऑर्डर्स दिए गए कि ये मतलब नहीं होता कि आप बोलो खाली इन्फॉर्मेशन, मतलब आप गलतियों पे गलतियां करें और इन्फॉर्मेशन हो गया। अब सोचिए ये सरकार के अंदर में प्रत्येक डिपार्टमेंट सिर्फ यही लिख के देता है, इन्फॉर्मेशन नॉट ट्रेसेबल, इन्फॉर्मेशन नॉट ऑन रिकॉर्ड। आपण मागितलेली माहिती अब्लिकात दिसून येत नाही, आपण मागितली माहिती अब्लिकात उपलब्ध नाही। बस मतलब कि डिपार्टमेंट काम कर रहा है लेकिन उनके पास रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। ये है लापरवाही, ये है लापरवाही। तो वहां पे आपको लागू होता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, जो कहता है कि भाई आपने अगर बोला है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्यों अवेलेबल नहीं है, उसका रीजन बताइए, कारण बताइए क्यों अवेलेबल नहीं है। क्या कहीं वो फाइल किसी और डिपार्टमेंट के पास गई है? क्या वो फाइल आप जानबूझ के नहीं देना चाहते? क्या वो फाइल आपने जानबूझ के नष्ट कर दी है? वो फाइल चोरी हो गई है? आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब रीजन देंगे, मतलब अधिकारी जब रीजन देंगे तो उसके ऊपर भी एक आरटीआई बनती है, क्योंकि एक आरटीआई से 50 आरटीआई खड़ी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे उनके रिप्लाई आते हैं उसके अंदर एक आरटीआई और खड़ी होती है। इस चीज़ को समझिए। आरटीआई एक्टिविस्ट बनना है तो आरटीआई के कानून जानिए, नियम जानिए। तो आरटीआई के आधार पे आपका कोई भी, जहाँ पे आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उस पर फाइट कर सकते हैं कि आरटीआई क्या करता है, आपके पूरे डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी चीज़ें काम हुआ है उसको कांच की तरह साफ कर देता है। वो दिखना चालू हो जाता है कि भैया अधिकारी ने किया क्या है। बस वो जब सामने आ गया कि अधिकारी ने गलत किया है तो आप वहीं पे लड़ना चालू कीजिए कि भाई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो ये है आरटीआई। अब बहुत से अधिकारी क्या कहते हैं, हमने आरटीआई निकाला, आरटीआई पता चला कि भैया अधिकारी लापरवाही बरता है, यहाँ कार्रवाई किया ही नहीं है, कार्रवाई के नाम पे इन लोगों ने जो भी हो गांधी जी के साथ सांठगांठ की है, वो क्लियर कट हो गया। लेकिन उसके उच्चाधिकारी के बाद जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो बोलते यू हैव नो लोकल स्टडी। तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है कि सर कंप्लेंट नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आरटीआई से मैंने निकाला है और ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे अधिकारी ने गलती की है। तो आप अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पे जो हुआ है जिसके साथ सांठगांठ की उस पर कार्रवाई, आप अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और अधिकारी ने गलत किया है और वो मैंने सिद्ध कर दिया, आरटीआई में मुझे इन्फॉर्मेशन में आ गया है,
तो हर अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो कोई इग्नोर नहीं, वहां पे कोई लोकल स्टैंडिंग आती नहीं, कुछ आती है, वहां पे सिर्फ आता है आर्टिकल नंबर 51A। समझ गए? क्योंकि अगर हमारे राज्य की, देश की किसी भी संपत्ति का नुकसान, पब्लिक संपत्ति का नुकसान यदि कोई भी कर रहा है तो उसके लिए हर भारतीय व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति कर्तव्य से बंधा हुआ है कि उसकी रक्षा करे। यह आर्टिकल नंबर 51 कह रहा है। ये चीज समझिए आप। तो आपको समझ के चलना है, राज्य की संपत्ति की रक्षा करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना आपका ही कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर अधिकारी कर्तव्य भूल गए तो क्या आप भी भूल जाएंगे? मतलब हर व्यक्ति ऐसे करेगा तो देश कौन संभालेगा? तो जहां देश की बात है वहां हम किसी से भी दुश्मनी ले सकते हैं। जहां राज्य की बात है हम कहीं भी दुश्मनी ले सकते हैं कि राज्य और देश की संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये समझिए, ये आरटीआई इसीलिए बनाई गई है कि आज जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है, कितने बड़े बड़े घोटाले ओपन हुए। कैसे हुए? आरटीआई में निकलने से हुए ना। यस, यही करना है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, हम और भी आगे बात करेंगे, ये सारी की बात करेंगे, लेकिन मुझे 2-3 दिन हो गए इनका कमेंट आके। मैं अगर इस पर रिप्लाई देता तो कुछ लोगों को पता चलता था। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को पे मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि आरटीआई के बारे में आप समझिए। आरटीआई का कार्यकाल क्या है, आपके लिए क्या दिन दिए गए, अधिकारियों को क्या दिन दिए गए, वो आप समझिए। जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के भीतर और अपील अथॉरिटी चाहे फर्स्ट हो या सेकंड 45 दिनों के अंदर उनको हियरिंग लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। हम जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भी हमारे पास मैटर्स आएंगे हम हर चीज़ आपको बताएंगे। और उसमें आरटीआई के बारे में, एसआरए के बारे में स्पेशल जानकारी आपको देंगे हम। उसके अंदर हम बताएंगे नियम क्या और आपको किस मार्ग पे जाना है, आपकी प्रॉब्लम क्या और आपका सॉल्यूशन क्या। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हम गलत बता रहे हैं तो आप हमारे कमेंट में लिखिए कि सर ये चीज़ आपने गलत कहा है। हमें उससे खुशी होगी कि आप जो भी सुझाव बताएंगी वो सुझाव सही है तो हम भी सीखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।